हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके साथ ही आपको ये जानने का भी मौका मिलेगा कि वास्तव में जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो किस तरह से रियल फील्ड में काम करते हैं। अभी तक आपको इंटरनेट पे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें आपको हर तरह की चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कोई भी जो चीज़ है उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि फिशिंग क्या चीज़ होती है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चीज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है, ऐसे बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। वाईफाई को कैसे सिक्योर करें वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी बहुत कम वीडियोस हमें इंटरनेट पर देखने का मौका मिलता है जिससे कि हम रियल लाइफ में उन चीज़ों के इस्तेमाल को समझ सकें। हम ये समझ सकें कि इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद वास्तव में इन चीज़ों का असली मकसद और मतलब क्या है और किस तरह से साइबर एक्सपर्ट्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं रियल फील्ड में, जिनकी बेसिस पर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए की जॉब्स जो हैं वो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं या बग बाउंटीज उन्हें मिलती हैं। तो गाइज़ ये पूरी स्टोरी आज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त स्टोरीज को जिसका नाम है ऑपरेशन फैंटम हंटर। तो गाइज़ ये पूरा जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसे समझें और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें लोगों को सिक्योर और एजुकेट करने के लिए। तो गाइज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी है इस कहानी में होता क्या है कि सबसे पहले एक पूरी कंपनी है और कंपनी पर बहुत सारे लगातार जो हैं साइबर अटैक्स होते हैं और जिससे कंपनी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कंपनी जो है कंगाली की कगार पे आ जाती है। मतलब एक तरह से कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। यहाँ पर ऐसा करने के लिए जो एक हैकिंग ग्रुप था जिसका नाम है फैंटम हैकर्स, उन्होंने मल्टी लेयर्ड अटैक्स उस पर किए। मल्टी लेयर्ड या मल्टी लेवल अगर हम कहें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के साइबर अटैक शामिल होते हैं जिनमें वो हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मलवेयर हों, ट्रोजन्स हों, फिशिंग हो, सोशल इंजीनियरिंग हो या कॉल टैपिंग जैसे जो काम है वो सारे काम का सारी चीज़ों का मेथड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और उस कंपनी का जो हालत थी वो ख़राब कर दी। तो हम ये जानेंगे कि वास्तव में ये जो पूरी प्रोसेस थी कैसे किस तरह से हुई, कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं और एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप उस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं, आपका जो असली काम है वो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज की हम इस कहानी में जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फेज़ वन, अगर हम फेज़ वन की बात करें तो ये पहला जो स्टेप था जो हर कोई इस्तेमाल करता है ये था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो जो फैंटम हंटर नाम का ग्रुप था इसने सबसे पहले जो कंपनी से रिलेटेड ज़रूरी जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करी और इसके लिए उन्होंने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो सारी चीज़ों को खंगाला और चेक किया। दूसरा, इन्होंने फिशिंग का सहारा लिया। अब ऐसा करके इन्हें क्या हुआ कि कंपनी की जो ज़रूरी जानकारी थी, किसी भी एक आध एम्प्लॉय का अगर एक्सेस भी इन्हें मिल गया, यानी कि अनअवेयर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वजह से उन्हें एक्सेस मिल गया और एक्सेस मिलने के बाद अब उन्होंने अपने आगे का काम जो है वो शुरू कर दिया। अगर मैं बचने की बात कहूँ तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए कंपनी को करना चाहिए था कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करे या कम से कम टू फैक्टर और इंक्रिप्शन जैसी टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करें। साइबर हाइजीन अवेयरनेस ट्रेनिंग्स अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार दिलाए क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी नहीं बचा हुआ है। ईमेल फिल्टरिंग जैसे ऑप्शंस का अगर वो इस्तेमाल करते तो पहला जो स्टेप था हैकर्स का इसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। नंबर टू, अगर मैं बात करूं तो कंप्रोमाइज वाया ट्रोजन हॉर्स। जो फैंटम हैकर नाम का ग्रुप था, फैंटम हंटर नाम का जो ग्रुप था, उन्होंने ट्रोजन्स का इस्तेमाल किया और कंपनी के नेटवर्क में ट्रोजन सेंड कर दिए। और ट्रोजन सेंड करने के बाद आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे नेटवर्क पे या सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें रन हो रही हैं, कौन सी चीज़ें क्या जो चीज़ें हैं इनपुट की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें हैकर्स के पास पहुंचने लगी और उससे एक मेन जो सिस्टम पे था उस पर पूरा कंट्रोल बन गया। अब कंपनी के किसी मेन सिस्टम पे कंट्रोल बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब बचने की अगर मैं बात करूँ, अगर कंपनी ने एंड पॉइंट डिटेक्शन और रेस्पॉन्स जैसी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया होता तो इस काम में भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो यहाँ 3 स्टेप में हम समझ रहे हैं उन्होंने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ और बच कैसे सकते थे। इसके साथ मैं आपको ओवरऑल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। फेज नंबर 3 की बात करें तो उन्होंने फ़ोन हैकिंग और कॉल टैपिंग जैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया और ऐसा करने के लिए उन्होंने SS7 की वल्नरेबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया। गाइस जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि SS7 जो प्रोटोकॉल है वो कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल होता है और ऐसा करके उन्होंने जब इंटरसेप्ट कर लिया
तो मान के चलिए वो कोई भी फ़ोन पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो सुन सकते हैं, एसएमएसेस वगैरह को देख सकते हैं। और जब एसएमएसेस वगैरह, मान के चलिए कोई एसएमएस भी जो कोई ओटीपी भी है वो भी एसएमएस की फॉर्म में आता है, तो ऐसा करके जो कंप्लीट जो कन्वर्सेशन है आपस में, जो बातचीत कर रहे हैं, जो मेन डीलिंग्स होती हैं, जो उनकी फाइनेंशियल डीलिंग है या प्राइवेट कन्वर्सेशन है, वो हर कुछ सुन सकते थे। और ऐसा सुन सकते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वो आगे क्या कर सकते थे। अब सवाल ये आता है कि बच कैसे सकती थी कंपनी। तो गाइस, इससे बचने के लिए कंपनी को 2 फैक्टर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड्स के साथ साथ मोबाइल कैरियर सिक्योरिटीज़ को भी इंप्रूव करना चाहिए था, और जो कम्युनिकेशन है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रखना चाहिए था। जैसे अभी इसमें आएगा भी 2FA को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। ज़्यादातर OTP टेक्स्ट मैसेज में आते हैं, जबकि अगर आप किसी इंक्रिप्शन मेथड का इस्तेमाल कर लें या किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर करके एक एप्लीकेशन आती है, वो काफ़ी बेहतर रहेगी। फेज नंबर 4 में अगर हम बात करें तो मैन इन द मिडिल अटैक का इस्तेमाल किया गया कंपनी के अंदर। वो क्योंकि उन्होंने क्या किया कि कंपनी के बाहर ही एक फेक वाईफाई नेटवर्क जनरेट कर दिया और बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉय उसके साथ कनेक्ट हो गए, और जैसे ही वो कनेक्ट हुए उनके सारे डेटा को हैकर्स ने, फैंटम हंटर नाम की जो हैकर्स थे, उन्होंने उसे एक्सेस कर लिया। अब देखिए, एम्प्लॉयज़ से भी वो डेटा निकाल रहे हैं, कंपनी के नेटवर्क में भी वो जा चुके हैं, ट्रोजन्स भी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए था या ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि भाई अनट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क से उन्हें नहीं जुड़ना चाहिए, वीपीएन का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था, या स्ट्रॉन्ग HTTPS कनेक्शंस जैसी चीज़ों का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था। उसके बाद क्या किया कि जैसे ही वो उन्हें एक्सेस मिल गया तो कंपनी के सारे सिस्टम्स में उन्होंने मलवेयर स्प्रेड कर दिया। मलवेयर स्प्रेड करने से कंपनी का जो सेंसिटिव डेटा था, जो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो थी, वो सारी की सारी ख़राब हो गई और उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अगर कंपनी लगातार बैकअप लेकर रखे तो इस तरह डिस्ट्रॉय हुई जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वापस लाया जा सकता है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो लगातार बैकअप लेकर रखना चाहिए। दूसरा, रियल टाइम AI पावर थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी उन्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी, और डेटा लॉस प्रिवेंशन, जिसे DLP बोलते हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए था मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए। नंबर 6 अगर मैं कहूँ तो उन्हीं लोगों ने, फैंटम हंटर्स जो नाम की टीम थी, उन्होंने AI ड्राइवन सोशल इंजीनियरिंग चीज़ों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि कंपनी की CEO की वॉइस को भी क्लोन कर लिया। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसा करने के बाद उन्होंने कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स थे दूसरी कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे उसी वॉइस से उन्होंने बात की। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई इसमें सक्सेस हो रहा है तो बहुत सारा काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको मल्टी चैनल वेरिफिकेशंस, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए मल्टी चैनल वेरिफिकेशन प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए, और AI बेस्ड डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए आज के टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डे बाई डे अपने पैर जो है वो बढ़ाता जा रहा है। अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें कि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या सस्पिशियस कॉल उनके पास आती है तो वो इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब सवाल आता है गाइस, इन सारी सिचुएशन से निपटा कैसे जाए। देखिए, मेन काम है कि कंपनी का काम तो उन्होंने तमाम कर ही दिया, बात आती है बचने वाली, तो बचेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये काम जो है वो डील करने के लिए दिया जाता है मेन, यानी कि कंपनी का जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होगा उसे ये काम दिया जाएगा, और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है वही डिटेक्ट करेगा नेटवर्क ट्रैफिक और ट्रिगर्ड करेगा अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उसे गलत चीज़ मिल रही है, डिस्कवर करेगा कहाँ कहाँ रैंसमवेयर और मलवेयर्स वगैरह जो भी चीज़ें स्प्रेड हुई हैं, कितना उन्होंने इफेक्ट किया है, उनसे बाहर निकलने के लिए डेटा को बैकअप करेगा। एंड एक ऐसा प्लान बाद में वो इम्प्लीमेंट करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी जो घटना है वो ना हो सके, जिसे हम इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान बोलते हैं, और इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो उन्हें अप्लाई करनी चाहिए। रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ड्रिल का मतलब है जिससे कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेयर होते रहें और जो भी डेटा फ्लो हो रहा है उस पर नज़र रखी जा सके। एक्सटर्नल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के उनके कॉन्टैक्ट में उन्हें आना चाहिए मॉनिटरिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंसिडेंट की कहाँ से आया, किसने स्प्रेड किया, और खुद की अगर नॉलेज है तो खुद भी वो इससे ओवरकम कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स टेक्निक्स थी, प्रोसीजर्स जिन्हें हम TTPs ऑफ द साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आई होंगी कि हैकर्स किस तरह से काम करते हैं और रियल वर्ल्ड में एक साइबर एक्सपर्ट का काम क्या होता है, उसे कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी चाहिए थी, इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो। तो गाइज, ये था हमारे एक अवेयरनेस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोज़ और भी फ्यूचर में आपको मिले तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।